सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है निक्की, रोजी और रानी की संस्मरण है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 13, निक्की, रोजी और रानी संस्मरण। पाठ का परिचय जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं पाठ में लेखक? महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों को अपने परिवारजनों की भांति ही सच्चा स्नेह दिया था। उन्होंने अपने उन्हीं प्रिय पशु पक्षियों पर उन्होंने अनेक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण उनकी बाल्यावस्था की स्मृतियों का सजीव व सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। तो जो ये पाठ है बच्चों, इसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा जी। वो हमेशा पशु पक्षियों को अपने परिवार में रहने वाले लोगों के समान प्रेम करती थी। इस चक्कर में उन्होंने क्या करा है, जो भी उनके प्यारे पशु पक्षी थे उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण यानी कि उनकी यादें लिखी हैं। तो ये भी जो संस्मरण है उनके का जो बचपन है, उनकी स्मृति का सच्चा सजीव चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मानवीय संवेदना यदि चाहे तो पूरे विश्व से एकात्मक स्थापित कर सकती है। भावनाओं का गहन प्रभाव सभी पर समान रूप से होता है। मेरे बचपन के कोहरे में जो रेखाएं अपने संपूर्ण ममत्व के विविध रंगों में उदय होने लगती हैं, उनके आधारों में तीन ऐसे भी जीव हैं जो मानव समष्टि के सदस्य न होने पर भी मेरी स्मृति में छपे से हैं। निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी। कि इसमें लेखिका कहना चाह रही है कि अगर हमारे अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय संवेदनाएं यानी कि हम किसी से जो प्रेम करते हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं, ये सारी चीजें क्या आती है, मानवीय संवेदनाओं में आती हैं। तो अगर हमारे अंदर ये संवेदनाएं भरी हुई हैं, हम किसी से प्रेम करें तो हम पूरे संसार में एकता की भावना स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि भावनाओं का जो प्रभाव होता है सभी के मन पर समान रूप से आपको दिखाई देगा। तो मेरे बचपन के, वो कह रही है मेरे बचपन के कोहरे में जो रेखाएं, यानी कि अपने वो बचपन में अगर झांकती हैं तो उनको जो रेखाएं सामने उभर कर आती हैं, यानी कि जो उन्हें अपना बचपन दिखाई देता है, उसमें जो वो जिससे प्यार करती थी उसके विविध रंग उन्हें दिखाई देने लगते हैं। वो कहती हैं कि केवल वो ऐसे थे जिनके अंदर क्या थे, जो मानव नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी यादों में एक गहरी छाप छोड़ रखी है। और वो तीन जीव थे, निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी। यानी कि उन्हें जो बचपन में अपने जो जो भी पशु पक्षी उन्होंने पाले थे, उनमें जो सबसे ज्यादा याद आती है वो आती है निक्की नेवले की, रोजी कुतिया की और रानी घोड़ी की। ठीक है, क्योंकि वो मानव नहीं थे, लेकिन फिर भी महादेवी जी की जो यादें हैं उन पर उसका प्रभाव उन्हें देखने को मिलता है। रोजी को जैसे ही आंखें खुली, वैसे ही मेरे 5वें जन्मदिन पर पिताजी ने किसी राजकुमार विद्यार्थी द्वारा मुझे उपहार रूप में भेंट करा दी गई। स्वाभाविक ही था कि हम दोनों साथ ही बढ़ते। रोजी मेरे साथ दूध पीती, मेरे खटोले पर सोती, मेरी लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर घूमती और खेल कूद में साथ देती। वस्तुतः मेरे पशु प्रेम का आरंभ रोजी के साहचर्य से ही माना जा सकता है, जो 13 वर्ष की लंबी अवधि तक अविच्छिन्न रहा। क्या कह रही हैं कि जैसे ही जब मेरा 5वां जन्मदिन था तो मेरे पिताजी ने एक राजकुमार विद्यार्थी के द्वारा मुझे रोजी कुतिया को भेंट दिया था। वो बहुत छोटी थी, उसने मेरी गोदी में ही आंखें खोली थी। और क्या था, ये तो फिर था ही, हम दोनों साथ साथ बड़े होते रहे। वो मेरे साथ ही बैठकर दूध पीती थी, मेरे साथ खटोले पर सोती थी और मेरे लकड़ी के घोड़े पर मेरे साथ चढ़कर घूमती थी। क्या करते थे, हम दोनों साथ साथ खेलते थे। और अगर कहा जाए कि मेरा जो पशु प्रेम है वो रोजी के कारण ही प्रारंभ हुआ, या रोजी के साथ रहने के कारण ही प्रारंभ हुआ, तो हम इस बात को झूठ नहीं मान सकते। उनका और जो रोजी का साथ था वो 13 वर्षों तक लगातार चलता रहा, अविच्छिन्न रहा, यानी कि टूटा नहीं, लगातार चलता रहा। रोजी सफेद थी, किंतु उसके छोटे सुडोल कानों के कोने, पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग और पंजों का अग्रांश कत्थई रंग का होने के कारण उसमें कत्थई किनारी वाली सफेद साड़ी की धवल रंगीनी का आभास मिलता था। क्या कह रहे हैं कि रोजी का रंग तो
सफेद था, लेकिन जो उसके कानों के ऊपर के कोने थे, पूंछ का जो नीचे का भाग था, माथे का जो मध्य भाग था, वहां पर कत्थई रंग था। उसे देखकर ऐसा लगता था मान लो किसी ने सफेद धवल मतलब सफेद साड़ी पहनी हो और उसके किनारे कत्थई हो। वह छोटी पर तेज टेरियर जाति की कुतिया थी और कुछ प्रकृति से और कुछ हमारे सहचर्य से स्वान दुर्लभ विशेषताएं उत्पन्न हो जाने के कारण घर में उसे बच्चों के समान ही वात्सल्य मिलता था। अब हम सब ने तो उसे ऐसा साथी मान लिया था जिसके बिना न कहीं जा सकते थे और न ही कुछ खा सकते थे। वो क्या थी? वो देखने में तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो टेरियर जाति की थी और बहुत तेज थी। और उसको प्रकृति से जो उसके गुण मिले थे, जो दुर्लभ विशेषताएं मिली थी, और साथ ही साथ क्या होता था, हमारे घर में भी उसे बच्चों के समान प्यार मिलता था। और अब वो हमारी ऐसी साथी बन गई थी कि हम उसके बिना ना तो कहीं जा सकते थे और ना ही कुछ भी खा सकते थे। जहां भी हम उसे खाते थे, कुछ भी खाते थे, और जहां भी जाते थे अपने साथ रोजी को लेकर जाते थे। उस समय पिताजी इंदौर के डेली कॉलेज, जो राजकुमारों का विद्यालय था, के वाइस प्रिंसिपल थे। और हम सब छावनी में रहते थे जहां दूर तक कोई बस्ती ही नहीं थी। हमें पढ़ाने वाले शिक्षक प्रातः और संध्या के समय आते थे। इस प्रकार दोपहर का समय हमारे लिए अवकाश का समय था, जिसे हम अति व्यस्तता में बिताते थे। क्या बता रही हैं महादेवी जी? कह रही हैं कि उनके पिता जो इंदौर के डेली कॉलेज में पढ़ाते थे, जो कि राजकुमारों का विद्यालय कहा जाता था, वो वहां के वाइस प्रिंसिपल थे। और इस कारण से हम उस छावनी में ही रहते थे, यानी कि उस स्कूल के आसपास हम रहते थे, जहां पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। और जो उनके महादेवी जी के जो अध्यापक थे, वो सुबह शाम उन्हें पढ़ाने के लिए आते थे, इसलिए दोपहर का समय उनके पास बिल्कुल ऐसा था जिसमें वो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। वैसे तो खाली था क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं था, लेकिन खेलने के कारण वो उसमें बिजी रहती थी। सबसे छोटा भाई तो हमारी व्यस्तता में साथ देने के लिए बहुत छोटा था, परंतु मैं, मुझसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई दोपहर भर बया चिड़िया के घोंसले तोड़ते, बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली चिमिया बीनते घूमते रहते। ग्रीष्म में जब हवा ठहर सी जाती थी, वर्षा में जब वातावरण गलकर बरसने सा लगता था, और शीत में जब समय जम सा ज्यादा था, हमारी व्यस्तता एक रस क्रियाशील रहती थी। क्या कह रही हैं वो? कि हमारा जो छोटा वाला भाई था, वो तो छोटा था, हमारा साथ नहीं दे पाता था, लेकिन मैं, उनसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, हम तीनों पूरी दोपहरी में क्या काम करते, क्या खेलते थे कि हम बया चिड़िया के घोंसले को तोड़ते, बबूल की सूखी लकड़ियां, सूखी और बीज बीज सूखी होती थी, वो छिमिया टाइप की, फलियां टाइप की, उनको बीज बीनते थे। और जब, चाहे वो ग्रीष्म का ऋतु हो, चाहे वो वर्षा ऋतु हो, और चाहे वो सर्दियों का मौसम हो, हमारा ये कार्य लगातार जारी रहता था। हम तीनों मौसमों में दोपहर के समय यही कार्य करते थे। घूमते घूमते थक जाने पर हमारा प्रिय विश्रामालय आम के वृक्षों से घिरा एक सूखा पोखर था, जिसका ऊंचा कगार पेड़ों की छाया में 8-9 फुट और खुली धूप में 4-5 फुट के लगभग गहरा था। और जब वो खेलते खेलते थक जाते थे, तो वो एक पोखर में, एक सूखे पोखर में, सूख पोखर मतलब तालाब में आराम करते थे, जो कि उनका आराम करने का स्थान था। ये चारों तरफ आम से घिरा हुआ था, और इसकी जो ऊंचाई थी 8-9 फुट थी। अगर पेड़ों की छाया में देखे और खुली धूप में देखे तो 4-5 फुट थी। कोई कोई आम के पेड़ों की शाखाएं लंबी, नीची और सूखे पोखर पर झूलती सी थी। सूखी पत्तियों ने झरझर कर सूखी गहराई को कई फुट भर डाला था। हम तीनों डाल पर बैठकर झूलते रहते, या रॉबिन्सन क्रूसो के समान अपने समतल समुद्र के गहरे टापू की सीमाएं नापते थे। घूमते के क्रम में यदि कोई मकोई का पौधा या करौंदे की झाड़ी फूली फूली मिल जाती, तो नंदन वन की प्रतीति होने लगती थी। तो क्या कह रहे हैं, वो वहीं पर विश्राम करते थे। अगर क्या हुआ था, सूखी पत्तियां गिरने के कारण वो जो तालाब था थोड़ा भर सा गया था, और जो आम की जो डालियां जो लंबी हो गई थी, वो उस पर झूलती रहती थी, तो वो बैठकर उस पर झूला भी झूलते थे। ठीक है, ऐसा लगता था जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने समतल समुद्र की गहराई की को नापा था, उसी प्रकार से हम भी उसकी गहराई नाप रहे हूं। और अगर हमारे हाथ में कोई मकोई का पौधा या करौंदे का
कि कोई झाड़ी हाथ में आ जाती और उस पर करौंदे या मकोई लगी होती तो हमें ऐसा लगता कि हम नंदनवन में घूम रहे। हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती। जब हम डाल पर बैठकर झूलते रहते, वह ककार के सिरे पर हमारे पैरों के नीचे बैठी कूदने के आदेश की आतुर प्रतीक्षा करती रहती। जब हम पोखर की परिक्रमा करते, वह हमारे आगे आगे मानो राह दिखाने के लिए दौड़ती, और जब हम मकोई और करौंदे एकत्र करने लगते, तब वह किसी झाड़ी की छाया में बड़े विरक्त भाव से बैठी रहती। गर्मी के दिनों में आम के पेड़ों से छोटी छोटी अंबियां हवा के झोंकों से नीचे गिरती रहती, और उनके गिरने के स्वर के साथ रोजी सूखे पोखर में कूदती और पत्तियों की सरसराहट भरे समुद्र में से उसे खोज लाती। तो बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से क्रीड़ाएं करते थे। वो क्या करते, डालियों पर झूलते, और जो रोजी थी वो उनके पैरों के नीचे ही बैठी रहती और इंतजार करती रहती कि कब वो झूले से कूदेंगे। जब वो तालाब के चक्कर लगाते तो रोजी आगे आगे चलती थी, ऐसा लगता था जैसे वो रास्ता दिखा रही हो। और महादेवी जी कह रही हैं, जब वो मकई और करौंदे इकट्ठे करते हैं तो वो किसी झाड़ी की छाया में बैठकर आराम करती थी। और जब भी क्या होता था, आंबियां गिरती थी, हवा की तेज तेज झोंका आया और आंबियां गिरती, तो पोखर में कूदकर जल्दी से रोजी उसको उठाकर ले आती थी। ऐसा लगता था कि ये पत्तियों का गहरा समुद्र है, और रोजी एकदम से छलांग लगाकर उसे निकाल लाती थी। दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्य में या छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त रहती। रामा बाजार चला जाता और कल्लू माँ या तो सोती या मांझ मांझ कर बर्तन चमकाने में दत्तचित्त रहती। महादेवी जी आगे का वर्णन बताते हुए कह रही हैं कि दोपहर का वो समय ऐसा होता था जब हमारे पिताजी तो कॉलेज चले जाते थे और माताजी घर के काम में लगी रहती थी, या फिर छोटे भाई के साथ लगी रहती थी, किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रहती थी। हमारा जो नौकर था वो बाजार चला जाता था सामान लेने के लिए, और जो कल्लू की माँ जो घर पर काम करती थी, या तो वो बर्तन मांज रही होती थी या फिर सो रही होती थी। वे सब समझते कि हम लोग या तो अपने कमरे में सो रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं, पर हम कुछ ऊंची खिड़की की राह से पहले रोजी को उतार देते और फिर एक एक करके तीनों बाहर बगीचे में उतरकर करौंदों की झाड़ियों में छिपते छिपते अपने उसी सूने मुक्ति लोक में जा पहुंचते। तीन में से किसी को भी कमरे में छोड़ना शंका से रहित नहीं था, क्योंकि वह बिस्कुट, पेड़ा, बर्फी आदि किसी भी उत्कोच के लोभ में मुखबिर बन सकता था। क्या कह रही है आगे, कि हमारी माँ तो हम यही समझती थी कि हम कमरे में बैठे होंगे, सो रहे होंगे, या पढ़ लिखने का कोई कार्य कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। लेकिन हम क्या करते थे, जो उस कमरे में ऊंची खिड़की थी उससे पहले रोजी को उतारते, फिर एक एक करके तीनों हम उतर जाते भाई बहन, और छिपते छिपते वहीं अपने उस संसार में पहुंच जाते जो हमें तरीके से मुक्ति का लोक लगता था। और हम किसी को भी कमरे में इसलिए नहीं छोड़ते थे क्योंकि तीनों में से कोई भी अगर एक कमरे में रह गया तो वो एक दूसरे की क्या कर देगा, एक दूसरे की बातें माँ को जाकर बता देगा। कि हो सकता है माँ उसे किसी चीज का लालच दे दे और वो लालच के कारण उनका गवाह बन जाए, मुखबिर बन जाए, उन्हें सारी बातें बता दे। परिणामतः तीनों का जाना अनिवार्य था। रोजी भी हमारे संप्रदाय में दीक्षित हो चुकी थी, अतः वह भी जाती हमारे अभियान के रहस्यों को वो इतना अधिक समझ गई थी कि दोपहर होते ही खिड़की से कूदने को आकुल होने लगती और खिड़की से उतार दिए जाने पर नीचे बैठकर मनोयोग पूर्वक हमारा उतरना देखती थी। कभी खिड़की से कूदते समय हम में से कोई उसके ऊपर गिर पड़ता तो वह चीख करना भी नियम के विरुद्ध मानती थी। तो अब ऐसी हालत हो चुकी थी अगर हम दोपहर के समय ना जाएं तो ये होता ही नहीं था, क्योंकि रोजी भी इस चीज का इंतजार करती थी। वो बेचैन होने लगती थी, व्याकुल होने लगती थी, और जब उसे खिड़की से उतार दिया जाता तो वो चुपचाप बैठकर हमारा इंतजार करती थी, इस प्रकार से जैसे कि कोई योगी योग कर रहा हो। और गलती से अगर कोई बच्चा उस पर गिर जाता था तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी, वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती थी। ऐसे ही एक स्वच्छंद विचरण के उपरांत जब हम आम की डाल पर झूल झूल कर अपने संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे तब एक आम गिरने का शब्द हुआ और रोजी नीचे कूदी। कुछ देर तक वह पत्तियों में न जाने क्या खोजती रही, फिर हमने आश्चर्य से देखा वह मुंह में एक नकुल शिशु
को दबाए हुए ऊपर आ रही है। पत्तियों में से छोटा मुंह निकालकर उसने जैसे ही बाहर विस्मित दृष्टि डाली, वैसे ही अपने आप को रोजी के छोटे मुख विवर में पाया। निरंतर बिना दांत चुबाए कच्ची अंबिया लाते लाते रोजी इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उस कुल बुलाते जीव को भी सुरक्षित हम तक ले आई। क्या हुआ, ऐसे ही एक दिन हम घूम रहे थे और आम की डालियों पर झूला झूल रहे थे और अपने संग्रहालय को देख रहे थे। तभी एक आम गिरने की आवाज होती है और रोजी हमेशा की बात ही उस आम को लेने के लिए जाती है। तभी वो अपने मुंह में एक छोटे से नेव लेके बच्चे को दबाकर लाती है। और जब वह बच्चा बाहर देखता है, आंखें खोलकर देखता है, तो वो देखता है कि वो रोजी के मुंह में है। लेकिन रोजी रोजाना हमारे लिए आंबिया लाती थी, इसलिए वो इतनी अभ्यस्त हो गई थी इस कार्य में कि वो इतने आराम से पकड़ के उस नेवले के बच्चे को लाई कि उस पर दांत भी नहीं लगे। वो बिल्कुल सुरक्षित हमारे तक आ गया। आकार में वह गिलहरी से बड़ा न था, पर आकृति में स्पष्ट अंतर था। भूरा चॉकलेटी रंग, काली कत्थई आंखें, नरम नरम पंजे, गुलाबी नन्हा मुंह, रोओं में छिपे हुए नन्हे सीपियों से कान, सब कुछ देखकर हमें वह जीवित नन्हा खिलौना सा जान पड़ता। रोजी ने उसे हौले से पकड़ा था, पर बचने के संघर्ष में उसके कुछ खरोच लग ही गई थी। चोट की अधिकता से वह निश्चेष्ट था। उसे पाकर हम सब इतने प्रसन्न हुए कि घोंसले, चिकने पत्थर, जंगली कनीर के फूल आदि का अपना विचित्र संग्रहालय छोड़कर उसे लिए हुए घर की ओर भागे। उस समय की उत्तेजना में हम अपने अज्ञात भ्रमण की बात भी भूल गए। परंतु माँ ने यह नहीं पूछा कि वह छोटा जीव हमें कहां और कैसे मिला। उन्होंने जीव जंतु को न सताने के संबंध में लंबा उपदेश देने के उपरांत उसके नकुल माता पिता के पास बिल में रखाने का आदेश दिया। तो महादेवी जी उस बच्चे का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि वो ज्यादा बड़ा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वो गिलहरी के आकार का है, लेकिन उसकी देखने में अंतर था। उसका भूरा रंग था, काली आंखें थी, नरम नरम पंजे थे, गुलाबी नन्हा सा मुंह था और नन्हे से छोटे छोटे से कान थे। वो हमें देखने में एक छोटा सा खिलौना लग रहा था जिसके अंदर जान थी। रोजी ने उसे बहुत धीरे से पकड़ा था, लेकिन वो बार बार बचने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसके कुछ खरोंचे आ गई थी। चोट के कारण वो बेहोश सा होने लगा था। हम उसे लेकर इतने प्रसन्न हुए कि अपने सारे संग्रहालय, जो कि घोंसले थे, चिकने पत्थर थे, जंगली कनेर के फूल थे, हम सब चीजें भूल गए। अपने विचित्र संग्रहालय को हम भूल गए और हम खुशी खुशी में उसे लेकर घर की ओर दौड़े। और हम ये भी भूल गए कि हमने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई हुई कि हम दोपहर में घूमते हैं। तो मां के पास जब हम उसे लेकर पहुंचे तो मां ने यही नहीं पूछा कि ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला है, बल्कि उन्होंने हमें बहुत लंबा उपदेश दे दिया कि हमें छोटे जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए। और भी इस बच्चे को कहा कि इस बच्चे को इसके माँ बाप के पास बिल में रखाओ। अब तो उस लघु प्राणी का हमारे अतिरिक्त कोई आश्रय ही नहीं रहा। प्रसन्नता पूर्वक हमने अपने खिलौने के छोटे बॉक्स को खाली कर उसमें रुई और रेशमी रुमाल बिछाया। फिर बहुत अनुनय विनय कर उसके सब आदेश मानने का वचन देकर रामा को उसे रुई की पत्ती से दूध पिलाने के लिए राजी किया। इस प्रकार हमारे लघु परिवार में एक लघुतम सदस्य सम्मिलित हुआ। जब रामा की सतर्क देखरेख में वह कुछ दिनों में स्वस्थ और पुष्ट होकर हमारा समझदार साथी हो गया, तब हम रामा को दिए वचन भूलकर फिर पूर्ववत अराजकतावादी बन गए। तो माँ ने तो कह दिया था कि उसको उसके माँ बाप के पास छोड़ आओ, लेकिन हमें पता था कि हमारे अतिरिक्त उसका और कोई सहारा नहीं है। तो हमने क्या करा, अपने खिलौने के एक छोटे से डब्बे को खाली किया, उसमें रुई और रेशमी रुमाल बिछाया और फिर उसमें उस बच्चे को लिटा दिया। हमने बहुत बार रामा से कहा और कहा कि हम तुम्हारी सारी बातों को मानेंगे, और उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने के लिए कहा। इस प्रकार हमारे परिवार में एक छोटा सा और सदस्य आ गया और रामा की निगरानी में वो बच्चा जल्द ही स्वस्थ हो गया और हष्ट पुष्ट हो गया और अब वो हमारा साथी हो गया था। तो अब हम सारी बातें भूल गए, जो हमने रामा से वादे किए थे उन सबको भूल गए और फिर पहले की तरह ही कार्य करने लगे। वही दौड़ा भाग, वही अपना अराजकतावादी पना यानी कि किसी की बात ना मानना। माँ ने उसका नाम रखा नकुल, जो उसकी जातिवाचक संज्ञा का तत्सम रूप था। किंतु न जाने संक्षिप्तीकरण की किस प्रवृत्ति के कारण हम उसे निक्की पुकारने लगे।
पालने की दृष्टि से नेवला बहुत स्नेही और अनुशासित जीव है। गिलहरी के खाने योग्य कीट पतंगा, फल फूल आदि कोई भी खाद्य खाकर वह अपने पालने वाले के साथ 2400 घंटे रह सकता है। जेब में, कंधे पर, आस्तीन में, बालों में, जहां कहीं भी उसे बिठा दिया जाए, वह शांत स्थिर भाव से बैठकर अपनी चंचल पर सतर्क आंखों से चारों ओर की स्थितियां देखता परखता रहता है। तो वो कह रही कि माँ ने तो उसका नाम नकुल रखा था, जो कि क्या है, उसी की जातिवाचक संज्ञा का तत्सम रूप है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको छोटे रूप में बोलने लगे और उसे निक्की बुलाने लगे। वो बता रही हैं कि जो नेवला है, अगर नेवले को पाला जाए तो वो बहुत ही प्रेम करने वाला है, सबसे अनुशासित रहने वाला है। वो जो खिलहरी की चीजें खाती है, जैसे कीट पतंगा, फल फूल, वो कुछ भी खा सकता है और 2400 घंटे अपने पालने वाले के साथ रह सकता है। उसे चाहे जेब में रख लो, कंधे पर बिठा लो, आस्तीन में, बालों में, कहीं भी बैठा दिया, वो शांत रहता है एकदम। लेकिन अपनी चंचल यानी कि शैतान आंखों से चारों तरफ देखता रहता है, एकदम सतर्क रहता है। निक्की मेरे पास ही रहता था। निकी या तो मेरे दुपट्टे की चुन्नट में छिपा हुआ झूलता रहता, या गर्दन के पीछे चोटी में छिपकर बैठा रहता और कान के पास नन्हा मुंह निकालकर चारों ओर की गतिविधि देखता। रोजी का कार्य तो हमारे साथ दौड़ना ही था, परंतु निक्की इच्छा होने पर ही अपने सुरक्षित स्थान से कूदकर दौड़ता। एक दिन जैसे ही हम खिड़की के नीचे उतरे, वैसे ही निक्की की सतर्क आंखों ने गुलाब की क्यारी के पास घास में एक लंबे काले सांप को देख लिया और वह कूदकर उसके पास पहुंच गया। हमने आश्चर्य से देखा कि निक्की पिछले दोनों पैरों पर खड़ा होकर सांप को मानो चुनौती दे रहा हो और सांप हवा में आधा उठकर फुंकार रहा है। तो निक्की कह रही है कि वो हमेशा ज्यादातर मेरे पास में ही रहता था। वो उनके दुपट्टे की चुन्नटों में या तो छिपा रहता या गर्दन के पीछे चोटी के नीचे पीछे बैठा रहता और अपना छोटा सा मुंह निकालकर चारों तरफ देखता रहता था। और क्या था, रोजी तो हमारे साथ रोजाना ही दौड़ भाग करती थी, लेकिन निक्की केवल तभी कूदता था जब वो देखता था कि सुरक्षित जगह है। एक दिन हम खिड़की से दौड़कर फिर से भागकर खिड़की से भागकर अपना खेलने जा रहे थे, तभी देखता है, निक्की क्या देखता है कि सामने गुलाब की जो क्यारी है वहां पर एक काला सांप है। तो निक्की फटाफट से कूदकर उस सांप के पास अपने पिछले दो पैरों पर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, जैसे वो उसको लड़ने की चुनौती दे रहा हो। और जो सांप है वो भी अपने फन उठाए हुए फुंकार रहा होता है। निक्की को सांप ने मार डाला समझकर हम सब चीखने पुकारने और सांप को पत्थर मारने लगे। यदि हमारा कोलाहल सुनकर रामा न आता तो परिणाम कुछ दुखद भी हो सकता था। निक्की ने सांप को मार डाला, हमने ये समझा कि निक्की ने सांप को मार डाला। हम जोर जोर से चिल्लाने लगे, चीखने लगे, सांप पर पत्थर फेंकने लगे। हमारी चोट सुनकर रामा वहां गया। हो सकता है वरना और कुछ दुखद परिणाम भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। उस दिन प्रथम बार हमें ज्ञात हुआ कि हमारा बालिश्त भर का निक्की कई फुट लंबे सांप से लड़ सकता है। तो उस दिन महादेवी जी कह रही हैं कि हमें पहली बार इस बात पे विश्वास हुआ कि हमारा जो एक हाथ का जो निक्की है, बालिश भर का जो निक्की है, वो कई फुट लंबे सांप को भी चुनौती दे सकता है, उससे लड़ाई कर सकता है। रामा के कारण इस समय युद्ध का अंत देखने के लिए तो हम बाहर खड़े न रह सके, परंतु जब निक्की खिड़की पर आकर बैठा तब हमने झांककर सांप को कई खंडों में कटा देखा। निक्की के मुंह में विष न लगा हो, इस भय से रामा ने उसके मुंह को पानी में डुबा डुबा कर धोया और फिर दूध दिया। सांप जैसे विषधर को खंडखट करने की शक्ति रखने पर भी नेवला नितांत निर्विष है। जीव जगत में जो निर्विष है वह विष से मर सकता है, और जिसमें अधिक मारक विष है वह कम मारक विष वाले को परास्त कर देता है। पर नेवला इसका अपवाद है, वह विष रहित होने पर भी न सर्प के विष से मरता है और न संघर्ष में विषधर से परास्त होता है। तो रामा ने तो हमें अंदर भेज दिया था, उन्होंने तो हमें नेवले का युद्ध देखने ही नहीं दिया था, महादेवी जी कह रही हैं। लेकिन हमने थोड़ी देर बाद देखा कि निक्की खिड़की के मुंह पर आकर खड़ा हो गया है, बैठा है। तो हमने देखा कि उसके मुख पर खून लगा है, और सांप को जब हमने झांक कर देखा तो वो कई कई टुकड़ों में विभाजित है, और निक्की के मुंह पर विष ना हो इस चक्कर में रामा उसका मुंह कई बार धोता है और उसको दूध दे देता है। तो महादेवी जी कह रही हैं कि सांप जैसे विषधर को विष होता है जिसमें भरा हुआ, उसको नेवला मार देता है, लेकिन उसमें फिर भी विष नहीं रहता, निर्विष है वो, उसके अंदर विष नहीं है। तो ऐसा जीव जगत में कहा जाता है कि जो निर्विष होता है, जिसके अंदर विष नहीं है, वो विष से मर जाता है, और जिसमें ज्यादा
खतरनाक विष होता है, वो कम विष वाले को मार देता है। लेकिन नेवला इस बात का अपवाद है, नेवला इस बात से अलग है। उसमें विष नहीं होता, फिर भी वो सांप को मार डाल देता है। और ना ही मार तो डालता है और उससे कभी लड़ाई में हारता नहीं है। नेवला सर्प की तुलना में बहुत कोमल और हल्का है। यदि सांप चाहे तो उसे अपनी कुंडली में लपेटकर चूर चूर कर डाले, फन के फुटकार से मूर्छित कर दे, परंतु वह नेवले के फूल से हल्केपन और बिजली जैसी गति से परास्त हो जाता है। नेवला न उसे दर्शन का अवसर देता है, न व्यू रचना का अवकाश, और अपनी लाघवता के कारण नेवले को न विशेष अवसर चाहिए न सुयोग। बता रही है कि नेवला तो सांप की तुलना में बहुत हल्का होता है और बहुत छोटा सा जीव है। सांप चाहे तो उसे अपनी कुंडली में लपेट ले, कुंडली मारकर उसको लपेट ले और उसे चूर चूर कर दे, चाहे तो उसको अपनी फुंकार से ही मूर्छित कर दे। लेकिन नेवला इतना हल्का होता है फूल के समान, और उसकी जो गति है वो बिजली के समान होती है। इसलिए जो नेवला है वो सांप को इतना अवसर ही नहीं देता, वो उसे देखने तक का अवसर नहीं देता, उसको व्यू रचना बनाने का कोई अवसर नहीं देता। और उसका ये छोटापन उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसके कारण ना तो उसे किसी योग्य अवसर की आवश्यकता होती है और ना ही किसी भी चीज की, वो अपना ही काफी है सांप से लड़ने के लिए। इसी बीच में बाबूजी ने मुझे शहर के मिशन स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय लिया। इस योजना से तो हमारी समस्त कार्यक्रम ध्वस्त होने की संभावना थी, अतः हम सब अत्यंत दुखी और चिंतित हुए, परंतु विवशता थी। निक्की सदा के समान मेरे साथ था तथा बाबूजी की आदेश से उसे घर पर ही छोड़ देना आवश्यक हो गया। मिशन स्कूल पहुंचकर देखा कि वह विक्रम की छत पर बैठकर वहां पहुंच गया है। फिर तो कपड़ों में छिपाकर भीतर ले जाने में मुझे सफलता मिल गई, परंतु कक्षा में उसे मेरे पास देखकर जो कोहराम मचा उसने मुझे स्तंभित और अबाक कर दिया। निरुपाय मैंने उसे फाटक से चारदीवारी तक फैली लता में बिठा दिया, परंतु उसके खो जाने की शंका से मेरा मन पढ़ाई लिखाई से विरक्त ही रहा। क्या कह रहे हैं कि इसी बीच क्या होती है, जो महादेवी जी के बापूजी हैं उन्हें मिशन स्कूल में दाखिला दिला देते हैं। तो अब क्या होता है, अब उन्हें तो दोपहर में स्कूल जाना था, तो उन्हें लगता है कि जो भी हमने चीजें इकट्ठी कर दी जिनसे हम दोपहर में खेला करते थे, हमारे जो भी कार्य थे सब वो बेकार हो गए। निक्की तो हमेशा ही साथ जाता था, लेकिन साथ रहता था, लेकिन बाबूजी ने आदेश दिया कि निक्की को घर पर ही छोड़कर जाना होगा। जब मैं वो पहले दिन महादेव जी स्कूल जाती हैं तो निक्की छतों छतों पर चढ़ता हुआ स्कूल तक पहुंच जाता है, और महादेवी जी उसे देखती है और अपने कपड़ों में छिपाकर विद्यालय के अंदर ले जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चे उसे कक्षा में देखते हैं तो वहां पे बहुत हल्ला हो जाता है, जिसके कारण महादेवी जी जो पेड़ जो कक्षा में क्या थी, फाटक के पास जो चारदीवारी के पास जो लताएं फैली थी उन्हें उसको बिठा देती हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि कहीं निक्की खो ना जाए। आने के समय जब निक्की कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठा तब आनंद के मारे मेरे आंसू आ गए। तब से नित्य यही क्रम चलने लगा। उन्हें लग रहा था कि निक्की खो जाएगा, लेकिन निक्की नहीं खोता। जैसे ही वो स्कूल से निकल गए, निक्की कूदकर उनके कंधे पर आ बैठता है। अब वो रोजाना उसी प्रकार से निक्की को अपने साथ ले जाने लगती है और लताओं में बिठा देने लगती है। प्रतिदिन मुझे पहुंचाने और लेने रामा आता था, और वह पालक के नाते निक्की के प्रति बहुत सभ्य था। अतः मार्ग पर निक्की मेरी गोद में बैठकर आता था और मिशन के फाटक की लता में या बाड़े में घूम घूम कर मेरी पढ़ाई के घंटे बिताता था। छुट्टी होने पर मेरे फाटक पर पहुंचते ही उसका कूदकर मेरे कंधे पर बैठ जाना इतना नियमित था और इतना निश्चित था कि उसमें कुछ मिनटों का हेर फेर भी कभी नहीं हुआ। वो कह रही कि रोजाना मुझे लेने और छोड़ने राम आता था, और उसे पता था कि निक्की मेरे साथ जाता है, लेकिन निक्की को उसने ही शुरू में पाला था, इसलिए वो उसके प्रति बहुत उदार था, बहुत सभ्य था। और निक्की रास्ते भर महादेवी जी की गोद में रहता, और फिर जैसे ही फाटक आता स्कूल, वो लता में या बाड़े में घुस जाता और इंतजार करता था। जैसे ही मैं स्कूल से बाहर आती वो फौरन कूदकर मेरे कंधे पर आ जाता था। उसके समय में जरा सा भी हेरफेर नहीं होता था, उसको इतना समय का वो पाबंद था। इसके उपरांत हमारे परिवार में एक बार सबसे बड़ा जीव सम्मिलित हुआ। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था, वह घूमते देखते थे। और उसके बाद कहती है उनके परिवार में एक नया जीव शामिल हुआ। ठीक है,
और उस जीव, क्योंकि इंदौर में थी उनकी जो, जहां वो रहते थे वहां पर घोड़े और गधे, जिनको हम टट्टू कहते हैं साधारण भाषा में, वो बहुत दिखाई देते थे, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे, अंग्रेजों के जो बच्चे थे, उन पर सवारी किया करते थे। एक दिन हम तीनों एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र, मेमो मेमोरेंडम दिया कि हमारे यहाँ छोटा कूड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। एक दिन हम तीनों भाई बहन बाबूजी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब सब बच्चे घोड़ों की सवारी करते हैं, घोड़ों पर बैठते हैं, तो हमारे घर में भी एक छोटा घोड़ा होना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? कुछ दिन बाद हमने पास देखा तो एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने ले जाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइज रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य सभी साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई नौकर रखा गया। तो जब बाबूजी से कहा गया कि हमारे लिए भी छोटा घोड़ा लाया जाए, तो उनके बाबूजी उन्हें एक घोड़ा ला कर दे देते हैं, जो कि चॉकलेटी रंग का था और उसे पश्चिम वाले बरामदे के में बांधा गया था। ठीक है, तो उसके लिए बरामदे में घोड़ा बांधने के लिए तो बनाया नहीं था, इसलिए बाहर से टट्टू को लाने और ले जाने के लिए एक नया दरवाजा बरामदे में लगाया जाता है। उसके खाने पीने के लिए एक नया नौकर रखा जाता है, जिसका नाम था छुट्टन। तब उससे हम सब उस छोटे से घोड़े से बहुत प्रभावित थे और आतंकित भी थे, क्योंकि इतने सारे हमारे घर में जीव जंतु आए लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं किया गया, मकान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए तो मकान में परिवर्तन भी हो और नौकर भी रखा गया। रामा को तो नौकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सके, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते थे। बाबूजी यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। तो हम रामा को तो नौकर नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो हमें बहुत डांटता था, फटकारता था, हमारे कानों को भी खींचता था, लेकिन हमारे लिए फिर भी हम यही सोचते थे किसी भी जीव जंतु के लिए कोई नौकर नहीं रखा गया, लेकिन ये आया और इसके लिए नौकर रखा गया है। तो हम उससे गुस्सा रहते थे, उनसे खपा खपा रहे, कई दिन हम उससे बोले नहीं उस घोड़े से, लेकिन धीरे धीरे वो भी हमारा साथी बन गया। हमें उस पर ही सवारी करना था, हमारे लिए ही बुलाया गया था। जब हमने रामा से उसका नाम पूछा तो उसने उसका नाम ताज रानी बताया। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आले ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। हम बार बार यही सोचते रहते थे, अगर ये जो आई है ताज रानी, अगर ये थोड़ी छोटी होती तो हम इसे भी अपने कमरे में रख लेते, जैसे हमने रोजी और निक्की को रखा हुआ है। लेकिन रानी तो बड़ी थी, हम उसे अपने कमरे में नहीं रख सकते थे, इसीलिए जहां पर बरामदे में उसको रखा गया था, जो उसका अस्तबल था, हम वहीं पर खेलना हमने शुरू कर दिया, क्योंकि वहां कोई घोड़े के रखने का तो स्थान नहीं था, वहां पर कई सारी अलमारियां थी, कई आले थे, तो हमने अपना सारा जो सामान था वहीं पर रख लिया ले जाकर। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। अब वो रानी से भी सारे बच्चे प्यार करने लग गए थे, उसकी गर्दनों में झूला झूलते थे, उसके कानों में फूल लगाते थे, उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिलाते थे, उससे बहुत प्यार करने लगे थे, जिससे कि उनकी पक्की दोस्ती हो गई रानी से। जब वो उन्हें नहीं देखती थी तो बहुत अस्थिर हो जाती थी, यानी कि पैरों को पटकना शुरू कर देती थी। फिर हमारी
घुड़सवारी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं रहा। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता और हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ वह कार्यक्रम दोहराया जाता। अब सभी बच्चों ने क्या करा, उस रानी पर घुड़सवारी करना प्रारंभ कर दिया और उनको घोड़ी पर बैठने के लिए सुंदर जीन मंगाई गई और भाई के लिए चमड़े वाली जीन मंगाई गई। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। क्या होता था, सुबह और दोपहर के समय उनके भाई बहन सवारी करते थे और शाम के समय महादेवी जी करती थी और छुट्टन उनके साथ साथ जाता था। लेकिन वो कह रही है कि हमें हमें तो शैतानी सूझती है, क्योंकि छोटे बच्चों की शैतानी प्रवृत्ति होती है, उन्हें शांति के साथ कुछ भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक दिन छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। तो हमें संतोष नहीं होता था कि हम उस पर जीन रखकर बैठे वो करें। हमने क्या करा, एक दिन दोपहर में उसे हम बाहर लिया है अपने आप, जब सब सो गए और फिर खुद ही उस पर चढ़ चढ़कर सवारी करने लगे, जैसे कि हम अपनी परीक्षा ले रहे हो। जो हमें शिक्षा दी नहीं गई उसकी हम शिक्षा ले रहे हो और अपनी परीक्षा पूरी कर रहे हो, तभी हमें संतुष्टि मिली। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। जब हम उसको इतना परेशान कर रहे थे, घोड़े पर बार बार चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, तो जरूर था कि वो हमारी इस बात से परेशान हो जाती। वास्तव में बालकों की चेतना विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ पर झूलने लगता, रोज इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और कूदती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। तो हम सारी चीजें करते थे जो कि बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता शुरू शुरू में कि क्या जानवरों में अलग बात होती है और हमारे इंसानों में क्या अलग बात होती है। हम उनको अपने समान ही मानते हैं, एक समान ही मानते हैं। तो निक्की भी रानी की पूंछ पर बार बार झूलता रहता होता और रोजी भी उसकी गर्दन पर उछलती रहती, चढ़ती रहती और हम भी उसकी पीठ पर ऐसे सवारी करते थे जैसे हम मयूर सिंहासन पर बैठे हों। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किस प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता न चला। एक दिन क्या होता है, महादेव जी के जो भाई है उसके लिए उनकी नानी कड़े भेजती है, क्योंकि भाई का जन्मदिन था। तो ये लोग जब भी कुछ नया कपड़ा पहनते तो रानी को दिखाने जाते थे, कोई भी आभूषण पहनते थे। तो ये खेल खेल में रानी को वो कड़े दिखाने जाते हैं और उसके कानों में पहनाते और फिर खेल खेल में भूल जाते हैं। जब शाम को माँ देखती है कि भाई के हाथों में कड़े नहीं है तो कड़ों की खोज प्रारंभ होती है, लेकिन कड़े नहीं मिलते। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारी घर के हृदय में स्थान पा गई। तो जब कड़ों की खोज प्रारंभ हुई, कड़े मिल नहीं रहे थे, तो रानी अपने कानों से और खुरों से बार बार मिट्टी मिट्टी की तरफ इशारा कर रही थी, उसकी तरफ खुरों से खोदती हुई दिखा रही थी। तो बाबूजी ने जैसे ही उसको देखा तो उन्होंने कहा गड्ढा खोदो। जब गड्ढा खोदा गया तो वहां पर कड़े निकले। तो हम सबको तो डांट तो पड़ी, लेकिन किसी को ज्यादा दंड नहीं मिला। लेकिन जो रानी थी उसको बाबूजी के हृदय में स्थान मिल गया। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेर उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामो को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई से उत्साह से पूछा और भी है, और राम ने स्वीकृति में सिर हिलाया। एक बार क्या होता है, वो सुबह के समय उठते हैं, महादेव जी कहती है वाली घटना भी मुझे बहुत स्मरणीय है क्योंकि बहुत विचित्र थी। हम रानी के पास एक छोटे से
घोड़े के बच्चे को देखते हैं तो हम बार बार पूछते हैं रामा से कि कौन है, कहाँ से आया, क्या कहकर हम पूरा रामा का दिमाग खा जाते हैं। तब रामा कहता है कि ये इसके पेट में था और वहीं पर बैठकर दाना पानी खा रहा था। तो मेरे भाई ने उत्साह के साथ पूछा कि और भी है, तो रामा ने हाँ कर दिया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। हम क्या सोचने लगे, ये जो छोटे छोटे से जीव है, कुछ काम धंधा तो इनको है ही नहीं, आराम से दाना पानी खाते हैं और रानी के पेट में लेटे रहते हैं, जो कि रानी हमें दौड़ाती है, अपने पीठ पर सवारी कराती है। तो इस पार्ट में हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार से जीवों के विषय में महादेवी जी ने हमारे सामने जो संस्मरण सुनाया है, ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें हमारे साथ ही हुई हों। तो इस कहानी के माध्यम से हमें जो लेखिकाएं वो यही बताना चाह रही हैं कि हमें भी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। स्मृतियां, यादें। श्वान कुत्ता, निश्चेष्ट बेहोश, स्वस्थ तंदुरुस्त, अप्रसन्न नाखुश, अविच्छिन्न अटूट, उत्कोच घूस, लघु छोटा, निर्विष विष रहित, सामान्य साधारण, धवल सफेद, उपरांत पश्चात, आश्रय सहारा सदा हमेशा। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से कंठस्थ करेंगे जिससे पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। निक्की था, पिल्ला, नेवले का बच्चा, रानी का बच्चा, इनमें से कोई नहीं। तो जो निक्की था वो था नेवले का बच्चा, बी विकल्प सही है। बी विकल्प वाले गोले को रंग देंगे। रानी थी, कुतिया, घोड़ी, नेवला, इनमें से कोई नहीं। तो रानी थी, क्या थी वो, रानी थी घोड़ी। बी विकल्प वाले गोले को हमें रंगना है। चलिए रंग देते हैं इसको। नेक्स्ट है, आम के पेड़ से गिरती थी पत्तियां, अंबियां, बौर, इनमें से कोई नहीं। तो आम के पेड़ से गिरती थी अंबियां, बी विकल्प सही है। बी विकल्प पर लगा देते हैं। अगला है हमारा, निक्की, रोजी और रानी है, रेखा चित्र, कहानी, यात्रा, वृत्तांत या फिर संस्मरण। निक्की, रोजी और रानी है, संस्मरण। तो हमारा डी विकल्प सही है। डी विकल्प वाले पर लगा देते हैं निशान, गोले को रंग देते हैं। रोजी महादेवी के साथ रही 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो जो रोजी थी वो महादेवी जी के साथ रही थी 13 वर्ष, बी विकल्प सही है। लगाएंगे बी विकल्प वाले गोले पर। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न में से निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में 2-2 शब्द लिखे हैं, उनमें से एक शब्द सही है और एक शब्द गलत है। हमें उचित शब्द को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला है, उसे बच्चों के रिक्त स्थान ही वात्सल्य मिलता था, समान या फिर सामान। तो इसमें आ जाएगा समान, लिखेंगे समान। हमारे इस भ्रमण में रिक्त स्थान निरंतर साथ देती रानी रोजी। तो साथ देती थी रोजी, लिखेंगे रोजी। रिक्त स्थान को पिताजी कॉलेज में रहते, दोपहर सुबह तो दोपहर, दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते थे। अब तो उस रिक्त स्थान प्राणी का हमारे सिवा कोई आश्रय ही नहीं रहा, लघु दीर्घ तो लघु। पालने की दृष्टि से रिक्त स्थान अनुशासित जीव है, नेवला रोजी तो नेवला। तो बच्चों ये हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण हो गया है। उसके बाद जो भी प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो आप इस कार्य को आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि हमें पशु पक्षियों से भी प्रेम करना चाहिए, उनके साथ प्रेम का व्यवहार हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे ही तरह जीव हैं, उनके अंदर भी प्राण है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।